अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सलमान रशीद साहब। सब लोग ना सिर्फ ये कि मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बल्कि ट्विटर पे भी लिखा जा रहा था कि सलमान साहब बहुत दिन हो गए नहीं आए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आपकी मेहरबानी आरज़ू। सर कल मैं एक डिनर पे गई थी। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने डिनर किया था कुछ लोगों के लिए, बल्कि इंडिया से कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके लिए डिनर था। तो वो जो इंडिया से थे उनको एक साहब हमारे, वो भी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी किसी से मिलवाया जो अल्लामा इकबाल के पोते की वाइफ थी, उनसे मिलवाया और कहा कि ये वो हैं जिनके हस्बैंड के दादा ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। तो मैंने वहां पे सर, मुझे पता नहीं मुझे क्या बीमारी है बोलने की, तो मैंने कह दिया कि मैंने तो सुना था, बल्कि कहीं पढ़ा भी था कि जो अल्लामा इकबाल साहब के बेटे थे जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं देखा, मैंने तो कभी सुना नहीं उनसे कभी इस तरह का ख्वाब कोई। तो वो सब लोग मुझे ऐसे देखने लगे ना कि मतलब मुझे लग रहा था बस मेरा आज आखिरी दिन है। मुझे मार फिर का देखा था। एक साहब कहते हैं देखा था। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, इसरार करे तो देखा होगा सर, वाकई देखा था आपके ख्याल से? उनसे पूछना था कि आप मौजूद थे वहाँ जब अलामा साहब ख्वाब देख रहे थे। यानी पता नहीं हम ये क्या बातें करते हैं। वो मैंने वैसे वो जावेद इकबाल साहब की बात पता नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने भी सुनी सुनाई है। सर टीवी पे या कहीं कहा है उन्होंने कि नहीं, हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि उनके फादर ने कहा कि मैंने तो कोई कि ख्वाब देखा हाँ, ख्वाब, वैसे ख्वाब क्या था, नाइटमेयर ही होगा कोई। है। ये जो हमने हाँ, अगर ये ख्वाब देखा था जो हमने किया है ख्वाब के साथ हाल, तो नाइटमेयर ही था ना। वही तो। और तो सर उनकी जो पिक्चर आती है यूं करके सोच रहे हैं, अगर अभी होते तो यूं सर पकड़ के बैठे होते, वो वाली पिक्चर होनी हाँ, चाहिए सर की। बिल्कुल, बिल्कुल, किस सर कौम का पकड़ ख्वाब देखा है। के बिल्कुल। तो नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि उन्होंने कोई ख्वाब देखा था। हम्म। तो फिर हम ये क्यों लेके चल रहे होते हैं कि उन्होंने ख्वाब देखा था और इसलिए ऐसा हो गया कि मतलब पाकिस्तान बना दिया। अ, पता नहीं, मतलब मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि जी वो जब से हमने पाकिस्तान बनाया ना, तो हमने झूठ को जफ्फी डाल ली और सच को हमने अलविदा कह दिया हमेशा के लिए। हमारी हर बात ही झूठ के ऊपर वो है, बुनियाद जो है ना उसकी। तो ये भी वो एक कोई इजाद कर लिया होगा किसी वक्त हमने, और बस अब उसी से हम चिपटे हुए हैं। सर आज हम कश्मीर डे भी तो मना रहे हैं, 5 फरवरी कश्मीर डे मना रहे हैं। अभी मेरी एक दोस्त है, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी किसी कश्मीरी, कश्मीर के कोई है उनके साथ। वो अच्छा, वहीं पढ़ते, मीरपुर में। अच्छा। तो उनका इंटरनेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि इनसे पूछे कि यहाँ पे कश्मीर का यह हाल है कि इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल टावर्स काम नहीं करते, तो ये उधर इंडिया वाला कश्मीर लेके करेंगे क्या? अब पता नहीं उन्होंने वो सवाल किया या नहीं किया, लेकिन क्या करेंगे सर? वैसे ये दूसरा कश्मीर लेकर करना क्या है, ना अचार डालना है। वही करेंगे जो बांग्लादेश के साथ किया और जो बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं, तो फिर हाँ। इनके साथ भी वही करेंगे। कोई अपना मुल्क हमसे संभाला नहीं जा रहा है जी, तो कश्मीर हाँ। को हमने जफी डालनी है। ओ भाईजान, पहले अपना मुल्क संभालने वाले तो बने। मुल्क देश का ये हाल कर दिया है पिछले 77 साल में कि जो अच्छा भला एक वायबल देश था, उसको यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि वो बगैर भीख के अब चल ही नहीं सकता। तो कश्मीर ले लेंगे हम, बड़ा हम तीर चला लेंगे, और फिर पता क्या होगा, वो कश्मीर वाले हमसे एक आज़ादी की जंग लड़ेंगे जैसे बंगालियों ने लड़ी थी, और हाँ। आज़ाद हो जाएंगे। पता नहीं सर वो कब लड़ेंगे और कब आजाद होंगे, लेकिन ये जरूर है, वो भीख की बात आपने की तो उसकी हमें आदत सी नहीं पड़ गई है भीख मांगने की, बार बार आईएमएफ और बार बार वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा हमें कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन पहले कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे ना जो पाकिस्तान में काम भी करते होंगे, फैक्ट्रीज भी चलती थी, ऐसी ये हालत तो नहीं थी। हाँ, ये मैं तो खैर इकोनॉमिक्स के बारे में कोई ज़्यादा मुझे तो समझ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी कोई वर्किंग इकोनॉमी तो अब रही नहीं है। और उसको बनाने में कितना वक़्त लगेगा ये मुझे नहीं पता। दूसरा, जो हमने अपनी जो सारी जो इकोनॉमी को की बुनियाद रखी हुई है, वो है रियल एस्टेट पे। वो एक डिमिनिशिंग कैपिटल है।
वो ख़त्म हो रहा है और ज़मीन और नहीं बन रही। वो बहुत साल पहले एक नथिया गली में मैंने एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ देखा था, गॉड हैज़ स्टॉप्ड मेकिंग मोर लैंड। किसी ये कुछ 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तो किसी को 30 साल पहले ये समझ थी, लेकिन जिनकी इकोनॉमी ही रियल एस्टेट पे बुनियाद है, उनको ये बात समझ ही नहीं आएगी। वो कहते हैं जी खसमान उखाए अगला फ्यूचर देख लेंगे, अभी फिलहाल तो हमारे पेट भरें। हाँ तो सर, हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम बहुत कहना चाहिए बहुत नजदीक की प्लानिंग करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे लोग हो। लोग लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, मतलब बाकी कंट्रीज को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हाँ, क्यों ऐसा नहीं होता? अब वो हम हमारी मेरे ख्याल है वो ट्रेनिंग ही ऐसी नहीं है। फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन साहब हैं, बड़े बहुत बड़े राइटर हैं। उनकी एक किताब के अंदर मेरे ख्याल है फ्रॉम अ हेड थ्रू अ हेड टू अ हेड, बहुत दिलचस्प किताब है उनकी। वो जो निक्सन के ज़माने में किसिंजर ने याह्या खान के ज़रिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ एक चैनल खोला था ना, उस बारे में है। और ऐसी है जैसे कि ना आप एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहे होते हैं, वो बड़ी स्पीड वाली किताब है। उसमें शायद उन्होंने लिखा है कि चो एन लाई को जब 65 की जंग में जो भी हमारा लीडर अयूब खान था उस वक्त शायद, या जो भी उसका कोई हवारी था जिसने उसे कहा होगा कि जी वो हमारा ख्याल है कि हम 15 दिन की जंग लड़ेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम वैसे करेंगे। तो चो एन लाई ने कहा कि हैं आप लोग 15 दिन की जंग का सोचते हैं? मतलब वो क्योंकि हम बेवकूफ़ कौम है ना। तो फ़कीर इजाज़ुद्दीन साहब ने ये कहीं लिखा है या किसी आर्टिकल में या इस किताब के अंदर जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो हम हमारी हर चीज़ जो है ना वो लिमिटेड सोच है हमारी, छोटे ज़हन है। सर उससे ज्यादा का फ्यूल उस जमाने में भी नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा होगा 15 दिन में फ्यूल खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब ने भी तो कहा था ना हमारे टैंकों के अंदर फ्यूल नहीं है, तो इस हाँ, वजह से हम इंडिया से जंग नहीं लड़ रहे। तो हाँ। क्या पता वही अच्छा, वही हाल हो। हाँ, शायद यही होगा कि ये वैसे कहा था बाजवा ने कि हमारे टैंकों में हाँ, एक फ्यूल स्टेटमेंट नहीं। आया था, स्टेटमेंट वाह आया था कि भाई! हमारे पास फ्यूल, स्टेटमेंट आया था। बड़ी वीडियोस बनाई थी लोगों ने कि भाई ये हाल हो गया तो फिर जंग नहीं लड़ रहे। तो ना। लेकिन सर वाकई में जो 71 की वॉर हुई थी उस वक्त क्यों हथियार क्यों डाल दिया, आखिरी दम तक लड़ते क्यों नहीं रहे हम लोग? सोल्जर्स तो कहते हैं ना जान दे देते हैं, हथियार नहीं डालते, मतलब क्यों हथियार डाल दिए? अ, एक आपको एक मैं मिसाल दूँ, मुझे ले ना जाएँ कहीं ये लोग, जो मुतासरा लोग हैं। ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम से पहले 5 हमले अरबों ने किए थे, हम्म। ठीक है? और वो सब नाकाम हुए और हर नाकामी में जो जर्नैल था ना मारा गया उनका। हाँ। मतलब सिपाही भी बहुत सारे मारे गए, लेकिन जर्नैल ज़रूर मारा गया, यानी जर्नैल आगे बढ़ के लड़ता था। जब अरब यहाँ पे सिंध पे कब्जा हम्म। करने के लिए आ रहे थे, साडा केड़ा जरनैल अगे जाके लड़े है कि मरे। और या वो क्या था उसका नाम, न्याजी साहब, जिसे हम्म। टाइगर न्याजी कहते थे, उसी के नाम पे इमरान खान अपने कुत्तों को टाइगर कहता है ना। अच्छा, तो इमरान खान खुद भी तो न्याजी है। तो फिर वैसा ही है ना। तो वो खैर वो देखिए वो जनरल ना न्याजी की बात कर रहे हैं आप, जिन्होंने साइन किया था? जी जी जी, जी। वो तस्वीर है ना आपके हाँ पास। हाँ बिल्कुल है सर, मुझे बहुत बड़ी पसंद है वो पिक्चर, मतलब वैसे हाँ, बड़ी पसंद, वो मुझे ही ना ले जाए उठा के, नहीं वैसे। मुझे भी बड़ी पसंद है, क्योंकि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो थे वो हम्म। मेरे स्कूल के पढ़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम एक ही स्कूल के हैं, वो मुझसे खैर बहुत साल सीनियर थे। और आपको पता है कि जनरल अरोड़ा जो हैं वो ये चकवाल के अंदर एक गांव है आड़ा, आड़ा के हाँ रहने वाले हैं असल में, यहाँ के थे, चकवाल के अंदर जो गांव है आड़ा। बिल्कुल, लेकिन सर फिर भी लड़ते रहते हैं ना, आखिर इन्होंने क्यों आपके ख्याल हाँ, से सोचा कि हथियार डाल दें? क्योंकि वो फिर मरते बहुत सारे ना। और फिर डलने तो हथियार ही थे, और ये तो पहले से पता था। अच्छा, वो एक आपने पता नहीं अब ये किसिंजर बहुत बड़ा, अब क्या मैं उसे कहूँ, बादी आदमी था, बदजात आदमी था।
उसका एक इंटरव्यू अटलांटिक मंथली में छपा था, कुछ 2-3 साल पहले। उसने कहा कि जी मैं जब याह्या खान को नवंबर 1970 में मिला हूँ, तो उसने कहा कि हाँ, बस ठीक है, हमें पता है कि बंगाल ने अब हमारे साथ रहना तो है नहीं, तो वो हम उसको बस मार्च में हम उन्हें फ़ारिग कर देंगे, वो अपना करें जो करना है, इंडिया से मिले ही आइए वो। इस किस्म की बात उसने किसिंजर ने अपने इंटरव्यू में कही है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, लड़के ये भी बेवकूफ़ी थी इतनी लंबी लड़ाई, क्योंकि 1964 में हयात जोनेजो साहब बैरिस्टर थे और बड़े काबिल और काबिल एहतराम एक शख्सियत थी पाकिस्तान की। उनको पता नहीं इंडोनेशिया या हाँ, इंडोनेशिया भेज रहे थे अयूब खान की गवर्नमेंट सफ़ीर के तौर पे, एम्बेसडर के तौर पे। तो वो अयूब खान को मिलने गए जाने से पहले। तो और ये बात मैं कोट कर रहा हूँ, कमाल अज़फ़र साहब की किताब है द वाटर्स ऑफ लाहौर, उसमें लिखी हुई है। और जब कमाल लिख रहे थे ना ये किताब, तो ये उन्होंने मुझे सुनाई ये दास्तान, तो मैंने कहा ये आप किताब में लिखेंगे? ये कहने लगे बिल्कुल होगी, और वो है अब किताब के अंदर, तो महफूज़ है वो बात। तो जोनेजो साहब उधर गए, हयात जोनेजो साहब, और अयूब खान ऐसी बातों-बातों में पूछता है कि मिस्टर जोनेजो, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ईस्ट पाकिस्तान विल स्टे विद अस? तो जोनेजो साहब जहाँ दीदा आदमी थे, उन्होंने कहा कि यार साला डिक्टेटर अब पूछ रहा है, मैं इसको क्या जवाब दूँ? तो उन्होंने ना इधर-उधर की ज़रा शटलियाँ मारने की कोशिश की। तो या अयूब खान कहता है, नो, 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 आई विल टेल यू, 5 इयर्स, मैक्सिमम 10 इयर्स दे विल स्टे विद अस। ये 1965 की बात है। यानी वो कह रहे हैं 5 साल रहेंगे बांग्लादेश बंगाल हमारे साथ, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। हमने उनको इतना ट्रेन कर दिया, उनके पास एक ब्यूरोक्रेसी भी है, एक फ़ौज भी है, और वो इंडिया यानी वो अपना खुद काम कर लेंगे। अच्छा, वो अगर आप उस वक़्त किसी को कहते थे ना कि बंगाल आज़ाद हो जाएगा, मुझे याद है 70-71 में, अभी मैं फ़ौज में नहीं गया था, मैं तो अक्टूबर 71 में गया था फ़ौज में। अगर उस वक़्त आप 70-71 में किसी को कहते ना, यार ये ऐसे लग रहा है कि बंगाल हमसे अलहदा हो जाएगा, तो वो कहते थे, ओए इंडिया हड़प कर जाएगा। हर कोई यही कहता था। तो अच्छा, बहरहाल वो अलहदा बात है। तो ये जो है ना, अयूब खान ने हयात जोनेजो साहब को 65 में कहा कि हमने उन्हें वो है, वो मतलब कोई इरादा नहीं था बंगाल को अपने साथ रखने का। और फिर देखिए, वो उनकी किस्मत अच्छी है कि वो हमसे अलहदा हुए तो हमसे आगे निकल गए। उनके वहाँ डॉलर शायद 70-80 रुपए का है, टकों का है, या पता सर नहीं अब तो ऐसे टका कुछ भी है। आगे बना, तो पहले एग्जाम्पल दी जाती थी ना, 2 टके की है या 2 टके के हैं, अब टका भी हमसे आगे चला गया, उसकी भी वैल्यू हो गई, ऐसे ही कुछ है। अब तो लोग ये कहते हैं ना यार, 2 पाकिस्तानी रुपए का है साला। हम्म ये अब वो पाकिस्तानी रुपए पे आ गए हैं टका छोड़ के। बिल्कुल वो ऐसा ही है। लेकिन सर ये मैंने ये भी सुना कि हमारे जो फौजी वहां पे मतलब अरेस्ट हुए थे या फंसे थे, जो भी कह लें, वो कह रहे थे जी पाकीज़ा फिल्म देखनी है। वैसे टेस्ट अच्छा है, क्या? मुझे क्या? बहुत से पाकीज़ा फिल्म आई थी उन दिनों, 71 हाँ, में हाँ। की बात है, जो जो वॉर थी उसके बाद जो वहां पे जो कैदी थे पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी हमें पाकीज़ा फिल्म देखनी है। ये कई जगह पे सुनने में आया, तो मैंने कहा चले अच्छा, टेस्ट तो कम से कम अच्छा था, पाकीज़ा देखने को कह रहे थे। वहाँ जेल में उन्होंने कहा? हाँ, ये अच्छा। कई बार इंडियन पैनलिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि जी इनके कैदी जो हैं वो कहते थे पाकीज़ा फिल्म देखनी है, जो मुझे जितने दिन बाद हाँ, अब करने को और कुछ नहीं है तो फिर पाकीज़ा फ़िल्माँ देखो जी। सर वैसे ये भी कहते थे कि 65 की जो वॉर थी वो नूरजहां के गानों की वजह से जीत गए थे। तो सर 71 में गला खराब था क्या मैडम का? वो देखा नहीं आपने, उन्होंने पट्टी डाली होती थी, गले का ही चक्कर है। ये कोई गले का ही चक्कर है। अच्छा, तो फ़ौज ने कुछ नहीं किया, मैडम ने गाने गा-गा के हमें जितवा दिया। फ़ौज ये तो क्या। कहा जाता है। अब टीवी ओए पे होए होए! आजकल भी अगर जब जब भी मैडम की बरसी होती है या बर्थडे होती है, कुछ भी होती है, तो जब उनकी याद में कोई प्रोग्राम आता है तो यही कहा जाता है कि जी 65 की वॉर जो है वो मैडम नूरजहां के तरानों की वजह से जीत गए। माशाअल्लाह। वो
अच्छा। नहीं वो एक वो देखिए कुछ फिर मैडम के गाने होंगे और कुछ वो सावे चोलियाँ वाले फ़ौज में हमें जब मैं अपनी यूनिट में गया एयर हम्म डिफेंस की यूनिट थी ये जो जहाज़ शिकन तोपखाना होता है उसकी। तो मेरी जो बैटरी थी उसके जो पुराने हवलदार थे वो एक हम्म दास्तान सुनाया करते थे कि जी हम रावी के पुल पे लगे हुए थे तो हमारे बैटरी कमांडर थे कर्नल एस.ए. वास्ती। तो आप सैयद थे आपकी तरह वाले। तो सर तो हम पता नहीं कौन से वाले सैयद है, अब मुझे शक होने लगा है अपने ऊपर। तो वास्ती साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी थे। तो वो एक दिन वो आए और और ज़बान वो ना लाहौरियों वाली बोला करते थे हम्म ज़रा, जो मुझे मेरे हवलदार लोगों ने बताया उस वक़्त। कहते हैं जी वास्ती साहब आए तो किसी एक ने ना खच मार दी कि सर वो ये इंडिया वालों ने तो बड़ी बमबारी की है कि रावी के पुल को ढा दें। रावी के पुल पे मेरी जो बैटरी थी वो उस वक़्त रावी के पुल पे लगी हुई थी उसकी दिफा के लिए। तो कहते हैं कि जी वो इंडिया वालों ने तो पूरी कोशिश की कि रावी का पुल ढा दें, लेकिन वो जो सब्ज़ चोले पहन के जो सूफी लोग आते थे, वो बम आता था वो हम्म झोली में लेके जाके दरिया में डाल देते थे। कर्नल वास्ती का मीटर फिर गया और बकौल मेरे जो वो थे एनसीओज, वो कहते हैं जी कर्नल साहब पंजाबी शुरू हो गए और उन्होंने ओ मां भैन की ना साडी, उन्होंने कहा कि ओए कंजरो सावियां चोलियां वाले नहीं ਤੁਹਾਡਾ फायर ठीक सी। तो वो और फिर सावे चोले और मैडम नूरजहान ने मिलके जंग जिता दी होगी, हमने तो कोई काम नहीं फिर किया, इसका मतलब है। सर ऐसे तो हमारे एक जर्नलिस्ट है, मैं बल्कि उनका क्लिप देख रही थी सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपना कोई यूट्यूब चैनल पे बात की तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो बम फेंका और इंडियन आर्मी चीफ की पाँव के बीच में जाके गिरा, टांगों के बीच में गिरा और फटा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फटे। तो वो अच्छा हम मतलब नहीं ये इस किस्म के बम भी है हमारे पास कि हम चाहें तो फटे, ना चाहे तो ना फटे। पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं लोग। ये वो सीनियर तजियाकार होंगे ना जो भाग गए थे जब पेट्रोल और पानी से चलने वाली कार इजाद हो गई थी, ये इन लोगों की बेचारों की यही नहीं बातें सर, ये होती दूसरे थे, उन्हीं से मिलते जुलते हैं, मगर ये दूसरे हैं। अच्छा, ये हाँ सारे बेचारे जोकर हैं, पढ़ा लिखा इन्होंने कुछ नहीं है और ये बम भी फिर जाके ऐसे ही गिरा होगा जैसे इमरान खान को 3 गोलियाँ लगी थी। उसको भी तो 3 गोलियाँ लगी थी ना और एक और उसका कोई हवारी था जो कहता जब मैंने कपड़े हाँ झाड़े तो उसमें से गोलियाँ गिर गई। मैंने कहा वो बीपी की स्वीट्स भेज रहे थे इनको कि वो कपड़े झाड़े तो उसमें से हाँ 3 गोलियाँ गिर गई। यानी बेवकूफ़ी की हद है। सर, ये जो वाघा बॉर्डर पे तमाशा होता है, मैं तो एक ही बार गई हूँ। वो जो मतलब जो फौजी करते हैं, वो जो परेड होती है दोनों तरफ, उसमें ये भी कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, उस परेड में हिस्सा लेते हैं, वो जो उठा उठा के पाँव पटकते हैं ना, कहते हैं इनको बाद में जो है वो कहीं ना जोड़ों का दर्द या कोई हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है। इसको रोक क्यों नहीं देते, मतलब ये क्यों किया जाता है? हम बेवकूफ़ कौमें हैं ना दोनों। मतलब ये अगर एक एक भी को अकल हो ना, तो वो कहें कि यार ये पागलपन बंद करो। तुम जो मर्ज़ी करते रहो ये इडियट्स की तरह, हम नहीं करेंगे ये। और वो ख़त्म कर दें। एक मेरे पास मैंने तस्वीर अपने कंप्यूटर पे सँभाल के रखी हुई है इंडिया हम्म और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो ये फ़ौजी हैं जो टाँगें उठा-उठा के आसमान की हम्म तरफ कर रहे होते हैं, हम्म वो मुस्कुराहटों के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये भी तो हो सकता था। ये हाँ ज़रूर हमने ये पागलपन करना है और ये मतलब बहुत ही काबिले नफ़रत है, इससे देख के घिन आती है मुझे तो। मैं भी मैं तो एक दफ़ा भी नहीं गया बल्कि एक दोस्त ने एक दफ़ा ज़बरदस्ती हम बहुत सारों को पकड़ के ले जाके ये गंडा सिंह वाला वाला जो है शो वो दिखा दिया। तो मैंने कहा यार बस दिस मुझे इज़ भी एन बहुत अजीब लगा सर, मैं मुझे तो बल्कि दिल कर रहा था कि दूसरी तरफ जो लोग हैं उनसे अगर मुलाकात हो जाए तो शायद बेटर होता, कि उनसे हेलो हाय हो जाती, कि उधर थोड़ा सा एक ऐसी स्पेस बना देंगे कि दोनों जगह के लोग आपस में मिल सकें। वो तो चले फिर भी समझ आता है, लेकिन ये जो उठा पटक करते हैं उसके बाद एक कोई फौजी थे, रिटायर्ड ही होगा जाहिर है, पुराने फौजी कोई थे जिनकी टांग कटी हुई थी और बेचारा एक टांग पे नाची जा रहा था गोल 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 हमारी साइड पे। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्यों, मतलब हम उस बेचारे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं।
ये तो करवाया जाता है। वो बुड्ढा है ना, वो दाढ़ी वाला बुड्ढा जिसकी आप हाँ बात कर रही हाँ, हैं। वो भी है, एक और कोई था, और वो उसकी एक टांग जो थी वो मेरे ख्याल है कट गई थी या कुछ था, और वो एक टांग पे वो गोल गोल पता नहीं क्या डांस कर रहा था, घूम चार था, मुझे तो देख कर उलझन लग रही थी। हाँ, बिल्कुल है। मतलब हम कोई एक शरीफाना परेड भी कर सकते हैं। हाँ, पता नहीं और कितने मुल्कों में ये होती हैं झंडे उतारने वाली, हमारी और ईरान की या हमारी और चीन की तो नहीं होती ऐसी। और पता नहीं इतने और। बड़े बड़े स्पीकर लगा के सर, इतने जोर जोर के गाने, और उसमें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियों वाले गाने लगा रखे थे, हाँ, मैंने कहा पहली बार सुने थे मैंने कि ऐसे भी कोई सॉन्ग्स होते हैं। पागलपन है ना। मतलब आप अपनी मतलब कंट्री की तारीफ करें ना, मुझे समझ आती है, धमकियां लगा वाले गाने लगा रखे थे फुल वॉल्यूम में, कि हमें दूसरी साइड इंडिया के गाने में सुनाई कोई नहीं दे रहे थे। बस अब क्या कह सकते हैं। सर मगर ये इस तरह की अजीब क्रेजी किस्म की कौम क्यों है, मतलब हम 76 ईयर्स में भी हम सही क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जो हमारा हुब्बुल वतनी है ना, देश से मोहब्बत जो है ना, वो हमारी देश से मोहब्बत के ऊपर हमारी वो नहीं है उसकी बुनियाद। उसकी बुनियाद है दूसरे से दुश्मनी के साथ ऊपर, हम्म। कि हम दूसरे से दुश्मनी करेंगे तो हम ज़्यादा मुहिब्बे वतन लगेंगे। वो हमें कल्टीवेट इस तरह से किया गया है कि फलां से नफ़रत करो, दुश्मन उसे जानो, तो तुम मुहिब्बे वतन माने जाओगे। इसलिए ये हम इस तरह से हैं। मगर सर अगर कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान आ जाए या पाकिस्तानी हिंदुस्तान चला जाए विजिट करने, तब तो बहुत प्यार मिलता है। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनको भी मैं देख रही थी, बहुत अच्छे से अटेंड किया जा रहा था, और अगर कोई वहां चला जाए तब भी ऐसा ही होता है। तो फिर वो हाँ, नफरत कौन कर रहा है? वो सरकारी है ना, और वो सरकारी उसके ऊपर होती है। और ये परेड के ऊपर जाके जो लोग बैठे होते हैं, वो पता नहीं उनमें से कितने सरकारी रोबोट्स हैं और कितने असल लोग होते हैं। लेकिन वो जब आप एक मॉब बन जाता है ना, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक नफ़रत आमेज़ माहौल बना हुआ है, और दूसरी तरफ भी यही हाल है, ये सिर्फ़ हम नहीं हैं, वो भी साले पागल इसी तरह के हैं। तो फिर आप जो मॉब है ना, वो फिर उसकी एक ज़हनियत होती है जो कि उस तरफ को चल पड़ती है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप इंडिविजुअल कोई आ जाए, हाथों हाथ लिया जाता है। लोग घरों में ले जाके रोटियाँ खिलाते हैं उधर से आने वालों को। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मेरे एक दो फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो अब तो खैर वो आज लाहौर के लिए निकले। 2 दिन से यही हो रहा है, उनको लोग पकड़ पकड़ के खाने खिलाने ले जा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। हाँ। बल्कि मैंने और पूछा, एक में उनके साथ 2 लोग और आए जो पहली बार पाकिस्तान आए, वो कह रहे हैं हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम किसी और जगह आए। हाँ ना, इसी तरह जितनी बार हम गए हैं या मैं अकेला गया हूँ और फिर हम मियाँ बीवी भी दो गए हैं, वो बोली भी एक ही, खाना भी एक ही जैसा। हमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो हम कहीं और हैं। वो कोई जिसे कहते हैं ना कि ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आपको वीजा लेके अपने अपने ही धरती के ऊपर वीजा लेके जाना पड़ रहा है, और उनके लिए भी यही है। तो सर तोड़ा भी तो हमने ही था ना, हम रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने तो नहीं कहा था अलग हो जाओ, हमें ही जोश चढ़ रहा था। हाँ, वो मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही काबिल, और मैं समझता हूँ कि वो जो अभी पिछले चंद सालों में मुझे जो बड़े ज़हन मिले ना, वो उनमें एक है सईद आफरीदी, बरतानिया में रहते हैं। सईद आफरीदी अभी आए हुए थे और उन्होंने मुझे एक कुछ रिसर्च वो कर रहे हैं। 1937 में एक इलेक्शन हुआ था शायद इंडिया में, वो सरसरी सी हम्म। बात हुई। और उससे लेके 1947 तक के जो 10 साल है ना, उसके ऊपर बड़ी रिसर्च है सईद की। और मेरी तो आंखें खुली रह गई, क्योंकि मैंने तो ये पीरियड कभी पढ़ा ही नहीं है, मेरा तो शौक ही नहीं था। मैं आज भी एक किताब जो कल मैं लेके आया हूँ, वो ये है द ग्रीक एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। मतलब मेरी मेरी और मेरी मेरी बुक देखे डॉक्टर जयशंकर की, मेरे दोस्त ने लाके दी अच्छा, इंडिया से। अच्छा, वाह, वाह, वाह! आपने और हमारे फ़कीर इजाज़ुद्दीन ने इसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल डॉन में लिखा था। अच्छा, हुँ, तो ये इन्होंने डॉक्टर जयशंकर की बुक मैंने उनसे मंगवाई थी। मैं वैसे बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की, मैं मोदी जी से ज्यादा मुझे डॉक्टर जयशंकर पसंद है। आई विश हुँ, कि ऐसा कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास भी होता, तो शायद हम भी कुछ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी चलती। हाँ। या कोई इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा होता, हम्म। तो हमारे पास तो असद उमर।
वैसे कभी-कभी मुझे जब हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो जब कभी मुझे टॉन्ट करते हैं ना कि तुम लोग तो माँगते रहते हो या तुम लोग के तो बस जो भी आता है वो किसी ना किसी कंट्री से माँग रहा होता है, तो मैंने कहा ये भी एक आर्ट है। मैंने एक वो देखा था सर ड्रामा मिर्ज़ा गालिब जो गुलज़ार साहब ने लिखा है, जी। उसमें वो कहते हैं कि भीख माँगना भी एक आर्ट है। बोरी माँगो तो थैला मिलता है। तो मुझे लगता है हम उसी में चलते हैं। हमें हमें आज तक किसी कंट्री ने मना नहीं किया। कम दे दे, ज़्यादा दे दे लेकिन लेकर ही आते हैं। ये टैलेंट है पाकिस्तान में। लेकिन सर हाँ, अब आदिशिर कावस जी, आप यकीनन जानते होंगे, आदिशिर कावस जी जर्नलिस्ट थे कराची में और मैं डॉन में बहुत लिखा अच्छे से करते थे। एक बहुत मैं बार उनकी मिला भी था उन्हें एक बार, एक बार। मैं कई बार मिली हूँ उन्हें। मैं जब भी कराची जाती थी मैं उनसे ज़रूर मिलती थी। जबकि मैंने अच्छा। आर्टिकल लिखने शुरू किए थे तो पहले उन्हीं को भेज देती थी चेक करने के लिए कि सही भी लिखा है कि नहीं। तो मैं उनकी तो उन्होंने कहा था मुझे कि अब उस वक़्त मेरे ख़्याल है आज से समझे 10-12 साल पहले, बल्कि 15 साल हो गए होंगे, वो कह रहे थे कि ये फेल्ड स्टेट हो जाएगा पाकिस्तान 15 साल में। मैंने हसन निसार साहब से कहा, वो कहने लगे वो साल ज़्यादा बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि फेल्ड स्टेट क्या होती है? वो वही है जो अब हम हैं, यानी आप अपनी ट्रैफ़िक का सिर्फ़ हाल देख लें, वो एक फ़ेल्ड स्टेट में ही होता है। हुँ। लाहौर आ जाएँ कभी, मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या होता है यहाँ पे। कोई सड़क पे जिसका दिल कर रहा है वो इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है, कोई नहीं, मतलब कानून कुछ है ही नहीं। वो हर कोई एक नफ़्सा-नफ़सी आपाधापी पड़ी हुई है। हर कोई और जो जिन्होंने कोई एनफ़ोर्स करने हैं कवानीन, वो मौज में हैं। आजकल सर्दी है, वो आए होते हैं ट्रैफ़िक पुलिस वाले, वो अपनी कार में बैठे होते हैं हुँ। और उनके सामने से लोग उल्टी तरफ से आ रहे हैं, सीधी तरफ से आ रहे हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये फेल्ड स्टेट की निशानियाँ ही है ना, यानी और फिर इकोनॉमी कोई नहीं है। अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं और बड़ा वो है शोर के मियाँ नवाज़ शरीफ दोबारा आ जाएँगे, तो क्या करेंगे आके? मतलब कोई इकोनॉमी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, माल-पानी किधर है? पता नहीं की होएगा। लेकिन फिर भी आ रहे हैं सर, और मैं तो ये कहती हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं और जितने हमारे रिटायर्ड जनरल्स जो निकले हैं, एजेंसी के लोग निकले, अगर वो अपने पैसों में से आधा दे दें पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा, जो मतलब वो ले गए किसी तरीके से हाँ, भी। मगर बिल्कुल। मानता कोई नहीं ना। हाँ, सब कहते हैं कि सब अपने आप को सादिक और अमीन बता रहे होते हैं। सादिक और अमीन और हुब्बुल वतन, यानी हाँ। वतन को जूते की नोक पे लिखा हुआ है और कहते हैं हाँ, जी हम बड़े हुब्बुल वतन हैं, ठीक है? ऐसा ही है। और और फिर दूसरी साइड पे वो हमारी मौलाना पार्टियाँ हैं, आजकल एक और है जिनका बाप मर गया था, वो अब वो खुद आ टीएलपी। गया। हाँ, वो कहते हैं जी हम ऐसे चंदे लेंगे, आप देखते रहेंगे, मुल्क के वारे न्यारे हो जाएँगे, इतना चंदा आएगा, यानी चंदे पे मुल्क चलने के प्रोग्राम है। तो सर लोग देते हैं ना, इस तरह की पार्टीज जो होती हैं, चाहे वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ये मुल्ला माफिया हो, लोग वो बॉक्सेस लगे हुए मार्केट में जगह जगह, उसमें लोग पैसे डालते हैं। हाँ, तो वो भी अपनी जगह, और जितना चंदा इनके पास होता है इन मदरसे वालों और इन रिलीजियस पार्टीज वालों से अगर ले लिया जाए, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान खुद लोगों को लोन देने की हालत में आ जाएगा, जो पैसा इनको जाता है। नहीं इतना नहीं होगा। सर अब जेवर तक औरतें उतार उतार के दे रही होती हैं, मैंने देखा। हाँ, वो ये ख़त्म होना चाहिए ना, ये भी हाँ। फ़ेल्ड स्टेट की निशानी है कि रियासत के अंदर एक रियासत और चल रही है जिसकी अपनी इकोनॉमी है। हम्म। तो ये बंद होना चाहिए और दूसरा ये नहीं होता कि जी वो उनका ख़्याल है कि लोग चंदा देंगे और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। कभी चंदे के ऊपर भी मुल्क चलते हैं और आप मुझे बताइए कि हमारी सोच के ऊपर हमारी सोच की क्या हालत है कि हम ये सोच रहे हैं कि जी चंदे से हमने मुल्क चला लेना है। हम कोई मतलब कोई इंडस्ट्री बिल्ड करने की वो नहीं कर रहे सोच और बस ये चंदे के ऊपर। ऐसे ही है। अब तो ये मतलब हम तो इंटरनेशनली पहुंच जाते हैं, हमें तो अगर सर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, दुनिया परेशान होती है, हम खुश होते हैं क्या पैसा हाँ, आएगा, हाँ, जी, दिखा दिखा कर लोगों को, बिल्कुल। लेकिन खैर अब तो खैर जैसे आपने कहा इलेक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन ये कि देखते हैं कि अब पता तो खैर सभी को है, पहली कंट्री है जिसमें इलेक्शन से पहले ही पता है कौन आ रहा है। तो इलेक्शन पता नहीं क्यों करा रहे हैं, वही पैसा बचा लेते हैं अपने लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और हाँ, मार्च में आपसे मुलाकात होगी, मैं लाहौर आ रही हूँ मार्च में।
मैं आपसे मार्च में ज़िंदाबाद। ज़रूर मिलूँगी। जी, ज़रूर, ठीक, बिल्कुल, ठीक। थैंक ओके, यू, शुक्रिया ओके, अर्ज़ू। थैंक यू, जी। शुक्रिया, थैंक यू सर।